हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी की 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम देखेंगे सत्ता के बारे में। तो यहाँ पर चैप्टर का बारे में बताया गया है, चैप्टर क्या कहता है। तो इस अध्याय में हम लोकतंत्र की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू की थी। लोकतंत्र के बारे में हमने क्लास 9 की बुक में देखा था। अब हम इसके और डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक तक सीमित नहीं होती है, यानी कि केवल एक अंग के हाथ में, किसी एक के हाथ में लोकतंत्र में सारी पावर नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित करना तथा लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें हमें देखी थी 3 व्यवस्थाएं थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अहम पिलर हम कह सकते हैं लोकतंत्र में, जिनके बीच में सत्ता बटी हुई होती है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करेंगे। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती हैं। तो इसके जो है इन देशों के एग्जाम्पल को लेकर के इस चैप्टर को समझाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि जो समाज है वो इस देश का बटा हुआ है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जिस प्रकार से हम भारत में देखते हैं, जो जाति है, धर्म है, उनके बीच में तनाव पड़ता है, इसी प्रकार से यहाँ पर भाषाओं के बीच में जो भाषा बोल रहे हैं अलग अलग, उनमें तनाव बढ़ रहा है। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे, यानी कि बहुसंख्यक थे जनसंख्या के आधार पर जो भाषा बोलते हैं उसमें, लेकिन पैसे वगैरह से अच्छे थे, मतलब कम थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूर की स्थिति पर है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग हैं। सबसे प्रमुख जातीय समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। यहाँ पर बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्रों को बांटा गया है, तो भाषा के आधार पर यहाँ बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र ये रहा, यहाँ पर ब्रुसेल्स है। वेलोन फ्रेंच भाषी, जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, रेड से जितना भी दिखाया गया है, मतलब इतनी जनसंख्या फ्रेंच बोलने वालों की है। फ्लेमिश डच भाषी, जो कि येलो में दिखाया गया है, तो ये जो है फ्लेमिश, यानी कि जो डच भाषा बोलते हैं उनकी संख्या है। जो लाइनिंग वाला है यहाँ पर जर्मन बोली जाती है। इस प्रकार से जो पूरा क्षेत्र है, पूरा देश है, वो अलग अलग भाषाओं में बटा हुआ है। एक अथनीय या जाति है ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता जो है वो एक हो। यहाँ पर भारत के लिए संतानें आई थी। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि
तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। यानी कि जो भाषा है, भाषा के आधार पर उसमें फिर धर्म भी बटा हुआ है। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। एक सेकेंड। तो बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती संभव था। इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। यानी कि हो सकता था दंगे फसाद होते और जो दोनों पक्ष थे वो अपने दावे करते कि ये देश हमारा है, हमारा है। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब इसमें जो है श्रीलंका के बारे में और दिया है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की संप्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए थे। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अलग अलग नीतियां बनाई गई, एक एक करके आई। इन सारी सरकारी फैसलों ने जो है श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां जो है उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। जो समुदाय हैं उनमें अगर मतलब जो पार्टियां होती हैं, इलेक्शन पार्टी जो होती हैं, वो आपस में अगर किसी एक भी समुदाय को तवज्जो देती हैं या उसके लिए सारे काम करती हैं, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा समुदाय होता है उनमें फिर मतभेद शुरू हो ही जाते हैं। तो ये श्रीलंका के जातीय समुदाय हैं, जैसे कि यहाँ सिंहली, जितने भी येलो वाला पार्ट है यहाँ पर सिंहली बसे हुए हैं। श्रीलंकाई तमिल जो कि ऑरेंज वाला पार्ट है, और ये ब्राउन वाला जो है भारतवंशी तमिल। और यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो मुसलमान हैं वो बसे हुए हैं। तो बहुसंख्यकवाद क्या होता है? यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो बहुसंख्यकवाद जो है यानी कि मेजॉरिटी के नाम पर वो कुछ भी देश में कर सकते हैं। श्रीलंकाई तमिलों की अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, यानी कि देश से बाहर जाकर किसी दूसरे देश में जाकर बसे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। श्रीलंका में जो है इसका ख़त्म किया गया था जो गृह युद्ध चल रहा था। अब बेल्जियम की समझदारी क्या थी? तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए जो है
कि कुछ मुख्य बातें यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? तो संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यानी कि अब क्या किया गया कि दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं उसको मंत्रिमंडल में रखा गया ताकि कोई भी कानून पास करने से पहले दोनों के जो नेता हैं, जो समुदाय के नेता हैं, उनकी सहमति हो सके। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो यहाँ पर जो है बेल्जियम की देखा गया गृहयुद्ध क्या है? तो किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा समूह ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं। यानी कि अपने ही देश में जो है इस प्रकार के दंगे फसाद हों कि एक युद्ध वाली फॉर्म क्रिएट हो जाए तो उसको हम गृहयुद्ध कहते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बंट गया होता है। यानी कि अब तक अगर इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए गए होते तो भाषा के आधार पर बेल्जियम के 2 पार्ट हो जाते, शायद नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। जो यूरोपीय संघ है, EU है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संघ, ये रहा EU का जो संघ है, जो मुख्यालय है वो यहाँ पर बनाया गया है। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। यहाँ पर जो सरकार है, जो शासक है, वो जनता के द्वारा चुनकर आ रही है। लोकतांत्रिक देश हैं दोनों। फिर भी सत्ता में साझेदारी के अलावा के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इस देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है जर्मन गवर्नमेंट का, जर्मन इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। यानी कि जो जर्मन सरकार है वो एक तरह से इस गाड़ी के माध्यम से समझाया गया है कि दोनों तरफ स्टीयरिंग लगी हुई है, जो गाड़ी है वो दोनों ही मोड़ सकते हैं। यानी कि जो सरकार है अगर वो 2 हाथों में हो। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ये भी सही बात है। जो सत्ता है अगर वो बांट दी जाए, यानी कि सबके पास अधिकार हो, तो जो कानून बनाने के लिए जो टकराव होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए जो है घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात यह कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। यानी कि जो सत्ता है अगर उसको साझेदारी करके चलाया जाए
समूहों के बीच में बांट के चलाया जाए, सभी को साथ लेकर चलाया जाए, तो इसमें क्या होगा, जो लोकतंत्र है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वह सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकार परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारों के अंतर्भूत महत्व को बताता है। यहाँ पर बाईं तरफ एक कार्टून जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की संगठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा रही हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। यानी कि अलग अलग पार्टियों की सरकार है वहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है साथ मिलकर के वहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ पर खलील की उलझन जो है, यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है बेताल को लेकर के। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार यही सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। तो कहानी क्या है, एक सेकेंड। बैरू शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, यानी कि माँ अलग समुदाय की थी और बाप अलग समुदाय का था। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग करने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, यानी कि जो दोनों समुदाय थे वो बराबर थे, ईसाई भी और मुसलमान भी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आगे पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए मान रहे हैं। आज भी उसी तरह से समझौता चल रहा है। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के। जो उनका पुत्र है वो किसी के भी धर्म को नहीं मानता। असल में वह चाहता था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके लिए जो बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। वहाँ पर क्या होता है कि मुसलमान को राष्ट्रपति का पद दे दिया, जो शिया हैं उनके लिए जो है उप प्रधानमंत्री का पद रखा गया। जो पद थे यानी कि समुदाय के आधार पर बांट दिए गए थे। जबकि जो खलील है वो ये कहता है कि इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे वोट देने चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए और जिसके पास ज़्यादा वोट आ जाए वो जीत जाए, जिसके हमारे भारत में होता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी कि वे टीवी पर पास पहुँच गए, वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपनी बातचीत के समझौते में ये सब जो है इनकी कहानी बताई गई है। यानी कि वहाँ पर जो सिस्टम था इस प्रकार का था। अब सत्ता की साझेदारी के रूप क्या हैं?
राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के साथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीति शक्ति का स्रोत है। इसमें लोक स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में साझेदार बनाया जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कौन कौन से रूप हैं वो, जैसे कि पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो सभी के पास होती हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, सभी को समान रूप से शक्तियाँ दी जाती हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं होता। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, क्योंकि सभी के अपने अपने काम होते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि जो सत्ता है, कार्यपालिका का सत्ता उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। जो कार्यपालिका है वो अपनी शक्ति का उपयोग करती है, कानूनों का पालन करवाती है, यानी कि कानूनों को लागू करती है, जो कानून पास किए जाते हैं, लेकिन संसद के अंतर्गत रहकर ही कार्य करना होता है, संसद के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका दोनों द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, यानी कि जो न्यायपालिका है उसकी नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका करती है, लेकिन जो कार्यपालिका और विधायिका है उन पर जो अंकुश है वो न्यायपालिका लगा कर रखती है, ताकि कोई गलत कानून पास ना हो सके। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। जो चेक एंड बैलेंस वाली व्यवस्था हम पढ़ते हैं वो यही है, यानी कि एक दूसरे पर जो है अंकुश लगा कर रखते हैं तीनों ही अंग जो हैं। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं, संघ के अंतर्गत होता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, यानी कि ऐसा नहीं है जैसा कि हमें भारत में दिखता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार। हो सकता जो सरकारें हैं वो अलग अलग भी अन्य देशों में हो सकती हैं। यहाँ पर एक जो है कार्टून दिखाया गया है, व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। जो पुतिन है और बुश हैं दोनों को दिखाया गया है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को दिखाया गया है घोड़े के रूप में, जो डेमोक्रेसी है मतलब डेमोक्रेसी को ये चला रहे हैं बुश और पुतिन। 2005 में रूस में कुछ नए कानून बने। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति जो हैं को कुछ शक्तियां और सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है उस चीज़ को दिखाया गया है, यानी कि इन दोनों में डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी को भी ये अपने हाथ में थाम कर रखना चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो हमारे हिसाब से चलेगी। तो उस कार्टून को यहाँ पर दिखाया गया है। जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जिसके पास ज़्यादा पावर होती है फिर उससे नीचे तो क्षैतिज वितरण होता है, जैसे हम न्यायपालिका में देख सकते हैं। न्यायपालिका हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर उसके नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो होती हैं। तो उसको हम जो है ऊर्ध्वाधर शक्ति का बंटवारा कहते हैं। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान
और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम कई इकाई 2 में जो है चर्चा करेंगे। इसके आगे सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता की एक व्यवस्था एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और उद्योगी मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों की भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। इकाई 3 में हम इन राजनीतिक दलों को पढ़ेंगे जो हमारी पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनके बारे में जो चैप्टर नंबर 3 है इस बुक का, उसमें देखेंगे। तो आज इसने देखा सत्ता की साझेदारी में किस प्रकार से जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा होता है। तो देशों के एग्जाम्पल भी देखा। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।